ओके, अभी तक हम लोगों ने ऑर्थोपेडिक में फ्रैक्चर तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का ऑर्थोपेडिक में स्पाइनल इंजरीज़। ठीक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरह की इंजरीज़ हो सकती है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट होगा, है ना, वो सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनाटमी की स्ट्रक्चर। ठीक है, द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल, 12 डॉर्सल, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 4 कॉक्सीजियल। हमारी स्ट्रक्चर बनता है वर्टिब्रल कॉलम का, वो 33 उसमें बोन्स होती हैं, 33 वर्टिब्राज होती हैं। ठीक है, जो कि इस तरह से डिवाइड होती हैं। 7 सर्वाइकल होती हैं, उसका 12 डॉर्सल होती हैं, फिर 5 लंबर होती हैं, उसके बाद 5 सैक्रल एंड लास्ट में होती है आपकी 4 कॉक्सीजियल। ये होती है उसकी बोन्स, आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स की, है ना, स्पाइनल कॉलम की। अब इसमें कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं। पोस्टीरियर लिगामेंट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आएगा आपका? थिक कैप्सूल, लिगामेंटम फ्लेवम, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये सारे जो है ये लिगामेंट्स आपके आएंगे जो आपके स्पाइन के आसपास में होते हैं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई, लिगामेंट की बात हो गई ना, कि क्या क्या स्ट्रक्चर इसका होता है वर्टिब्रल कॉलम का या स्पाइनल कॉलम का, और इसमें क्या क्या लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है वर्टिब्रा का ना, स्पाइनल वर्टिब्रा। इसमें लंबर, आपका लंबर वर्टिब्रा शो किया गया है, लंबर स्पाइन L1 से लेके L5 तक। सबसे ऊपर L1 है, लास्ट में L5 है। ठीक है, तो इसमें लिगामेंट जो है वो किस तरह से दिखाए जा रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए, पहले सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होगा, उसके बाद वर्टिब्रल आर्च। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, इसके नीचे आपका आएगा इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। फिर आपके पेडिकल आएंगे, बोन के पार्ट हैं ये सब, पेडिकल। फिर नेक्स्ट आएगा आपका लिगामेंटम फ्लेवम। उसके बाद आता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, न्यूक्लियस पल्पोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल बॉडी, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, है ना। ये सब आपका स्ट्रक्चर है पूरा स्पाइन का। क्या कौन कौन सा उसमें लिगामेंट दिखाई दे रहा है और कौन कौन सी उसके पार्ट है मेन में। ठीक है, ये डायग्राम जो है इसमें अलग दिखाया है। वर्टिब्रो सर्वाइकलो, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा कैसी होती है, वर्टिब्रो डॉर्सलो, डॉर्सल वर्टिब्रा कैसी होती है, और वर्टिब्रो लंबरो, मतलब लंबर वर्टिब्रा कैसी होती है, सबका स्ट्रक्चर में दिया हुआ। अब बात करते हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ इंजरी। ठीक है, इसकी जो जो इंजरी होती है उसमें क्या बायोमैकेनिक्स होता है। स्टेबल इंजरी, अनस्टेबल इंजरी, दो तरह की इंजरीज होती हैं, स्टेबल इंजरी और अनस्टेबल इंजरी। ए स्टेबल इंजरी इज वन where further displacement between two vertebral bodies does not occur because of the intact mechanical linkages, है ना। यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल इंजरी क्या होती है, वन वेयर फर्दर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू वर्टिब्रल बॉडीज डज नॉट अकर। इसमें क्या, फर्दर डिस्प्लेसमेंट दो वर्टिब्रल बॉडी बीच में नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द इंटैक्ट मैकेनिकल लिंकेज। किस वजह से? क्योंकि जो इनका मैकेनिकल लिंकेज है वो इंटैक्ट होता है आपस में। अनस्टेबल इंजरी इज वन वेयर further displacement can occur because of serious disruption of the structures responsible for stability.
अनस्टेबल इंजरी क्या होती है? इज वन वेयर फर्दर डिस्प्लेसमेंट कैन अकर। यहाँ पे क्या होगा? फर्दर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ सीरियस डिसरप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीरियस डिसरप्शन होता है स्ट्रक्चर्स में जो कि स्टेबिलिटी को बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेबिलिटी के। ठीक है, ये भी आपका डायग्राम है वर्टिब्रल कॉलम का। उसमें कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे होते हैं वो दिखाया गया है। अब नेक्स्ट आता है कॉजेज। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कॉजेज क्या क्या होते हैं? पहला कॉज होता है मोटरसाइकिल क्रैशेस। ठीक है, मोटरसाइकिल से चोट लग जाना। नेक्स्ट होता है फॉल्स। ठीक है, मतलब गिर जाना। हैंगिंग्स, है ना, कहीं पे हैंग हो जाना, लटक जाना। ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है, किसी तरह का ब्लंट ट्रॉमा हो जाना। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा टू द हेड नेक, कोई भी पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा अगर हेड या नेक में होता है, कुछ या पेनिट्रेट कर जाता है, उस तरह की प्रॉब्लम में ये दिक्कत हो सकती है। गन शॉट वुंड्स, मतलब कोई गन शॉट वुंड अगर होता है तो वहाँ पे भी ये हो सकती है प्रॉब्लम। एनी अनरिस्पॉन्सिव ट्रॉमा पेशेंट, है ना, कोई अनरिस्पॉन्सिव ट्रॉमा है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्या होता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन? इंजरीज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम टेंड टू क्लस्टर एट द जंक्शनल एरियाज। ठीक है, इंजरीज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम टेंड टू क्लस्टर एट द जंक्शनल क्रेनियो सर्वाइकल जंक्शन, ऑक्सीपिट टू C2, सर्वाइकोथोरैसिक जंक्शन C7 टू T1, थोरैकोलंबर जंक्शन T11 टू L2। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, मतलब जिस तरह की मैकेनिज्म होती है इंजरी की उसके हिसाब से। पहला होता है फ्लेक्जन इंजरी, दूसरा होता है फ्लेक्जन रोटेशन इंजरी, तीसरा होता है एक्सटेंशन इंजरी, चौथा होता है फ्लेक्जन डिस्ट्रैक्शन इंजरी, पांचवा होता है डायरेक्ट इंजरी, छठा होता है इनडायरेक्ट इंजरी ड्यू टू द वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इंजरी होती है ड्यू टू द वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो किस किस तरह से यहाँ पे क्या क्या मैकेनिज्म हो सकता है इंजरी का वो देखा आपने क्लासिफिकेशन में। पहला था फ्लेक्जन इंजरी होती है, दूसरा था फ्लेक्जन रोटेशन इंजरी होती है, तीसरा एक्सटेंशन इंजरी होती है, चौथा फ्लेक्जन डिस्ट्रैक्शन इंजरी होती है, पांचवा डायरेक्ट इंजरीज होती है, छठा इनडायरेक्ट इंजरीज होती है ड्यू टू द वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन। कहीं मतलब अचानक से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो वहाँ पे भी इनडायरेक्ट इंजरी हो सकती है। अब बात करते हैं फ्लेक्जन इंजरी की। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इंजरी, मतलब ये बहुत ही कॉमन इंजरी होती है। इसका एग्जांपल क्या होगा? हैवी ब्लो अक्रॉस द शोल्डर बाय हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ब्लो अक्रॉस द शोल्डर बाय हैवी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई हैवी चीज़ किसी शोल्डर पे, उसके शोल्डर पे लग जाए। ठीक है, मतलब कोई हैवी अगर ऑब्जेक्ट कोई उससे टकरा जाता है शोल्डर से तो वहाँ पे इस तरह की इंजरी होने के चांसेस होते हैं। फॉल फ्रॉम हाइट ऑन द हील्स और बटक्स। ठीक है, कहीं ऊंचाई से गिरने पे हील पे गिर जाना या फिर बटक्स पे गिरना, उसकी वजह से भी ये इंजरी होती है फ्लेक्जन इंजरी। के रिजल्ट्स क्या होंगे?
इन द सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्जन फोर्स कैन रिजल्ट इन, और सर्वाइकल स्पाइन पर लगती चोट तो फ्लेक्जन फोर्स कैन रिजल्ट, फ्लेक्जन फोर्स में क्या रिजल्ट आएगा, स्प्रेन इन द लिगामेंट एंड मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द नेक। क्या होगा, स्प्रेन होगा लिगामेंट्स एंड मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द नेक में। ठीक है, आपके बैक और नेक की जो लिगामेंट है, मसल्स है, उनमें स्प्रेन हो जाएगा। कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। ठीक है, आपकी वर्टिब्रल बॉडीज हैं C6 to C7, उनमें कंप्रेशन फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। डिसलोकेशन ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर अनदर, कॉमनेस्ट ओवर C5 ओवर C6। ठीक है, डिसलोकेशन हो सकता है एक वर्टिब्रा का दूसरे के उस पर जो ओवरलैप कर सकती है ना, ये कॉमन कहाँ पे होता है, C5 और C6 में। इन द डॉर्सोलम्बर स्पाइन कैन रिजल्ट इन, डॉर्सोलम्बर स्पाइन में क्या देखने को मिल सकती है प्रॉब्लम आपको, वेज कंप्रेशन, L1 इज कॉमनेस्ट, L2 एंड D12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स इज स्टेबल इंजरी इफ कंप्रेशन ऑफ वर्टिब्रा इज लेस देन 50% ऑफ इट्स पोस्टीरियर हाइट। ठीक है, इट इज़ ए स्टेबल इंजरी, ये स्टेबल इंजरी होती है इफ़ कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन जो वर्टिब्रा पे है वो 50% ऑफ इट्स पोस्टीरियर हाइट, उसकी जो पोस्टीरियर हाइट है उसके 50% के बराबर अगर इंजरी है, कंप्रेशन है, तो स्टेबल इंजरी होगी। ठीक है, ये डायग्राम है, देखिए। देयर इज अ सरप्राइजिंग लैक ऑफ न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग इन फ्रैक्चर्स ऑफ द न्यूरल आर्च ऑफ द हेक्सस owing to the large spinal canal at this level। ठीक है, तो किस किस तरह की इंजरी हो सकती है, ये आपको इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्जन रोटेशन इंजरी, वर्स्ट टाइप ऑफ इंजरी, ये बहुत ही वर्स्ट टाइप ऑफ इंजरी होती है, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल हाई न्यूरोलॉजिकल डैमेज, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होती है और हाई न्यूरोलॉजिकल डैमेज, मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डैमेज करती है, इसलिए उसको हम वर्स्ट टाइप ऑफ इंजरी कहते हैं, मतलब बहुत ही ख़राब इंजरी होती है। हैवी ब्लो ऑन टू वन शोल्डर causing the trunk to the flexion and rotation to the opposite side। कोई हैवी ब्लो होता है शोल्डर पे एक साइड में, causing the trunk to the flexion and rotation to the opposite side। हाँ, क्या होगा, ट्रंक का फ्लेक्जन होगा और रोटेशन होगा अपोजिट साइड में। ए ब्लो और फॉल ऑन द पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड, अगर कोई ब्लो हो जाए या गिर जाए ऑन द पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हेड पे, है ना, तो वहाँ पे भी फ्लेक्जन रोटेशन इंजरी होने के चांसेस होते हैं। रिजल्ट क्या है, इन द सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्जन फोर्स कैन रिजल्ट इन, सर्वाइकल स्पाइन में क्या होगा, फ्लेक्जन फोर्स कैन रिजल्ट इन डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। अगर सर्वाइकल स्पाइन में फ्लेक्जन फोर्स लगता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा या डिसलोकेशन हो जाएगा सर्वाइकल वर्टिब्रा में। डिसलोकेशन ऑफ फैसेट जॉइंट्स ऑन वन और बोथ साइड। ठीक है, फैसेट जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाएगा एक साइड या दोनों साइड का। इन द डॉर्सोलम्बर स्पाइन कैन रिजल्ट इन, डॉर्सोलम्बर स्पाइन है उसमें क्या आपको दिख सकता है, कैन रिजल्ट इन हियर वन वर्टिब्रा इज ट्विस्टेड ऑफ इन फ्रंट ऑफ द बिलो इट। क्या होगा यहाँ पे, हियर वन वर्टिब्रा इज ट्विस्टेड, एक वर्टिब्रा ट्विस्ट हो जाएगी ऑफ इन फ्रंट ऑफ द बिलो इट, while the dislocating the upper vertebra
takes a slice of the body of the lower vertebra with it. There is extensive damage to the neural arch. यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंसिव डैमेज हो जाएगा न्यूरल आर्च में, ठीक है, जिसकी वजह से हो जाएगा अनस्टेबल इंजरी। ये आपका डायग्राम हो गया। किस तरह से देखिए हैवी ब्लो उसके ऊपर टकरा रहा है और यहाँ पे इंजरी हो जा रही है। उसका MRI व्यू जो है वो आपके सामने है। नेक्स्ट आता है वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी। वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी क्या होती है? इट इज़ अ कॉमन स्पाइनल इंजरीज है, ठीक है, ये कॉमन स्पाइनल इंजरी होती है जिसे हम अनस्टेबल इंजरी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ए ब्लो ऑन द टॉप ऑफ द हेड बाई सम ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन द हेड, ठीक है, कोई ब्लो अगर हो जाता है ऑन द टॉप ऑफ द हेड, हेड पे, बाई सम ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन द हेड, मतलब कोई सब अगर सामान आपके सर पे गिर जाए या किसी के सर पे गिर जाए कोई हैवी सामान, तो जो उससे इंजरी होती है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी। ए फॉल फ्रॉम द हाइट इन इरेक्ट पोजीशन, या कोई सीधा बिल्कुल बहुत ऊंचाई से गिर जाए तब भी वहाँ पे वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। रिजल्ट्स क्या होंगे? इन द सर्वाइकल स्पाइन बर्स्ट फ्रैक्चर, है ना, रिजल्ट क्या हुआ? इन द सर्वाइकल स्पाइन बर्स्ट फ्रैक्चर, कंप्रेशन ऑन द कॉर्ड, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट। इन द डॉर्सोलम्बर स्पाइन वहाँ क्या हुआ? रेयरली अकर, डॉर्सोलम्बर स्पाइन में ये कम होता है, सर्वाइकल स्पाइन में ज़्यादा होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन इंजरी। एक्सटेंशन इंजरी क्या होती है? कॉमनेस्ट सर्वाइकल इंजरी, ये कॉमन सर्वाइकल इंजरी होती है बहुत ही, और अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल इंजरी बोलते हैं इसको क्योंकि बहुत अनस्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल क्या होगा? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ठीक है, कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है अगर, द फोर हेड स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द विंड स्क्रीन, फोर हेड है वो स्ट्राइक करता कहाँ पे? विंड स्क्रीन पे, फोर्सिंग द नेक इनटू हाइपर एक्सटेंशन। शैलो वाटर डाइविंग, द हेड हिटिंग द ग्राउंड, एक्सटेंडिंग नेक। रिजल्ट क्या होंगे? चिप फ्रैक्चर ऑफ द इंटीरियर रिम ऑफ द वर्टिब्रा, चिप फ्रैक्चर ऑफ द इंटीरियर रिम ऑफ द वर्टिब्रा ना, आपके वर्टिब्रा है उसमें चिप फ्रैक्चर हो जाएगा एंटीरियर रिम में, ठीक है। फिर आता फ्लैक्जन डिस्ट्रैक्शन इंजरी। फ्लैक्जन डिस्ट्रैक्शन इंजरी क्या होती है? सीट बेल्ट इंजरी। एग्जाम्पल, विद द सडन स्टॉपिंग द कार, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज पोस्ट फॉरवर्ड बाई inertia. The upper part of the body is forced forward by the inertia, while the lower part is tied to seat by seat belt, ठीक है।
The flexion force thus generated has component of distraction. Result क्या होगा? Horizontal posterior element, also called chance fracture. नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट इंजरी। डायरेक्ट इंजरी क्या होती है? रेयर टाइप ऑफ इंजरी होती है। एग्जाम्पल बुलेट इंजरी, है ना, आपको बुलेट इंजरी हो, ठीक है, या लाठी ब्लो हिटिंग द स्पाइनस प्रोसेस, या एक लाठी से स्पाइनस प्रोसेस पे कोई हिट कर दे। रिजल्ट्स क्या होंगे? एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी डैमेज बाई स्मैश्ड बुलेट। तो क्या होगा? कोई भी पार्ट जो बॉडी का वो डैमेज हो सकता है बाई स्मैश्ड बुलेट की वजह से, बट स्पाइनल प्रोसेस फ्रैक्चर बाई लाठी। लेकिन लाठी से अगर चोट लगती है तो वहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस का फ्रैक्चर होता है। वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन रेयर इंजरी होती है, बहुत ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। एग्जाम्पल क्या होगा? सडन वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉस, अचानक से वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा कहाँ का? सॉस मसल का। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस कैन बी एसोसिएटेड विद ए ह्यूज रेट्रोपेरिटोनियल हेमेटोमा। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स के क्या होंगे। सबसे पहला क्या होगा? पेन इन द बैक फॉलोइंग सर्व वायलेंस ऑफ द स्पाइन। ठीक है, पेन कहाँ पे होगा? बैक में होगा, फ्लोइंग सर्व वायलेंस ऑफ द स्पाइन। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में क्या आएगा आपका? पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इनेबिलिटी टू मूव द पार्ट। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि वो उस किसी पार्ट को मूव नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल पैर है, हाथ है ना, उसका वो बताएगा कि मूवमेंट वो नहीं कर पा रहा है, वो इनेबल है उसको मूव करने में। फिर आता है लॉस ऑफ सेंसेशन, है ना, वहाँ पे लॉस, सेंसेशन का लॉस हो जाएगा, सेंसेशन पता नहीं चलेंगी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। ठीक है, आपका वायलेंस हिस्ट्री होगी। फिर आता ऑन एग्जामिनेशन क्या चेक करेंगे। जनरल एग्जामिनेशन में क्या आएगा? एनी हाइपोवॉलेमिक शॉक एंड एसोसिएटेड इंजरी टू हेड, चेस्ट एंड इंजरीज। तो जनरल एग्जामिनेशन में हमारा हो जाएगा एनी हाइपोवॉलेमिक शॉक एंड एसोसिएटेड इंजरी टू हेड, चेस्ट एंड इंजरीज, है ना, ये आपको चेक करना है जनरल एग्जामिनेशन में। कोई हाइपोवॉलेमिक शॉक तो नहीं हुआ है ना, या मतलब एक्सेसिव वहाँ पे कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, एंड एसोसिएटेड इंजरीज टू हेड, या सर पे कोई इंजरी तो नहीं हुई, चोट तो नहीं लगी चेस्ट पे, या और ये कहीं किसी भी पार्ट पे कोई इंजरी तो नहीं हुई, ये आपको चेक करना है जनरल एग्जामिनेशन में। न्यूरोलॉजिकल में क्या आएगा? लेवल ऑफ मोटर पैरालिसिस मतलब आपको चेक करना है कि मोटर पैरालिसिस हुई है तो किस लेवल की हुई है। लॉस ऑफ सेंसेशन अगर है तो किस लेवल पे है। ठीक है, और रिफ्लेक्स जो है, नर्व कंडक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो कैसा है, ये सब आपको चेक करना है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन डन बाई सर्जन, है ना, ये काम सर्जन करेगा। ए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन डन विद द पेशेंट सुपाइन। ठीक है, इसमें क्या रखेंगे? स्पाइनल शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या आएगा? पेरिफेरल वेसल्स डायलेट। जो न्यूरोलॉजिकल शॉक होगा उसमें क्या होगा? पेरिफेरल वेसल्स जो होंगी वो डायलेट कर जाएंगी। हाइपोटेंशन
हाइपोटेंशन होगा, बट द हार्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड बाई इंक्रीजिंग इट्स रेट। ठीक है। आपको चेक करना है कि स्पाइनल शॉक या न्यूरोजेनिक शॉक तो कोई नहीं हो गया पेशेंट को, मतलब किसी तरह का स्पाइनल प्रॉब्लम या न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है ना। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है? पेरिफेरल वेसल्स डायलेट। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या आएगा आपका? पेरिफेरल वेसल्स जो होंगी वो डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा, बट द हार्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड बाई इंक्रीजिंग इट्स रेट। पैरालिसिस हो जाएगी, वार्म एंड वेल परफ्यूज्ड पेरिफेरल एरियाज होंगे, ब्रेडिकार्डिया होगा, एंड हाइपोटेंशन विद लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। स्पाइनल शॉक में क्या आएगा? अकर्स व्हेन द स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टेम्परेली फॉलोइंग इंजरी, है ना। बिलो द लेवल ऑफ इंजरी द मसल्स आर फ्लैसिड, द रिफ्लेक्सेस एब्सेंट एंड सेंसेशन इज लॉस्ट। बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, जिस लेवल पे इंजरी हुई उसके नीचे क्या पार्ट में क्या होगा? द मसल्स आर फ्लैसिड, जितनी भी मसल्स वो फ्लैसिड हो जाएंगी, द रिफ्लेक्सेस एब्सेंट, रिफ्लेक्स सारे एब्सेंट हो जाएंगे, एंड सेंसेशन इज लॉस्ट। ठीक है, जो भी सेंसेशन होगा वो लॉस हो जाएगा। कहाँ पे? जहाँ पे भी इंजरी हुई स्पाइनल कॉर्ड में, उसके नीचे जो भी पार्ट आएंगे वो सारे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है। डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस क्या होगी? हेड का, हेड में सबसे पहले क्या करें? लेसिरेशन, कॉन्ट्यूजन एंड पैल्पेट फॉर फेशियल फ्रैक्चर्स, नहीं सर आप चेक करेंगे। ईयर में क्या होगा? ईयर कैनाल में इंस्पेक्ट टू रूल आउट लीकेज ऑफ स्पाइनल फ्लूइड और ब्लड। आपको ईयर कैनाल क्या चेक करना है? इंस्पेक्ट करना है, कि रूल आउट करना है कि कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है स्पाइनल फ्लूइड या ब्लड का। द स्पाइनस प्रोसेस शुड बी पैल्पेटेड फ्रॉम द अपर सर्वाइकल टू द लंबोसैक्रल रीजन। जो स्पाइनल प्रोसेस है वो भी पैल्पेट करना है फ्रॉम द अपर सर्वाइकल टू द लंबोसैक्रल रीजन। सारा स्पाइनल प्रोसेस आपको पैल्पेट करके देखना है। ए पेनफुल स्पाइनस प्रोसेस में इंडिकेट है स्पाइनल इंजरी। अगर कहीं पे स्पाइनल प्रोसेस को प्रेस करने में पेन हो रहा है तो वो स्पाइनल इंजरी का इंडिकेशन हो सकता है। फिर आता है नेक में, क्या चेक करेंगे? एनी कंप्लेंट ऑफ पेन और टेंडरनेस इंडिकेटिव ऑफ स्पाइनल इंजरी, कॉलर इमोबिलाइजेशन, है ना। कोई भी आपको लगता है कि पेन या टेंडरनेस की कंप्लेंट है तो वो क्या है? इंडिकेशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। ऐसा हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो तो तुरंत वहाँ पे इमीडिएट में आपको कॉलर लगा देना है इमोबिलाइजेशन के लिए नेक में। नेक मोशन ओनली आफ्टर द पेशेंट रिपोर्ट्स नो पेन और टेंडरनेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द नेक। ठीक है। नेक मोशन तभी आपको कराना है जब पेशेंट बता देता है कि उसको कोई दर्द या टेंडरनेस एग्जामिनेशन में नहीं हो रही है। एन असिस्टेंट शुड होल्ड द नेक स्टडी इन ए न्यूट्रल पोजिशन। ठीक है, एक असिस्टेंट जो है वो नेक को होल्ड करके रखेगा न्यूट्रल पोजीशन में। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है? एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, टोमोग्राम। चेंज इन द जनरल अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन, दैट इज एंटेरो पोस्टीरियर बेंडिंग, काइफोसिस और साइडवेज बेंडिंग। रिडक्शन इन द हाइट ऑफ द वर्टिब्रा, एंटेरो पोस्टीरियर और साइडवेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वन वर्टिब्रा ओवर अनदर। फ्रैक्चर ऑफ ए वर्टिब्रा बॉडी, फ्रैक्चर ऑफ द पोस्टीरियर एलिमेंट्स, दैट इज पेडिकल, लेमिना, ट्रांसवर्स प्रोसेस एटसेट्रा। ये सारी चीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं एक्सरे में और सीटी स्कैन में, एमआरआई में। टोमोग्राम ग्राम क्या होता है? ए टोमोग्राम हेल्प्स इन बेटर delineation of doubtful area. Myelogram has no role in the management of acute spinal injuries. नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या आएगा? द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल इंजरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस एज इन अदर इंजरीज। इसका जो ट्रीटमेंट है स्पाइनल इंजरीज का वो 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फेज 1 में क्या आएगा? इमरजेंसी केयर एट द सीन ऑफ एक्सीडेंट और इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, है ना। फेज 2 में क्या होगा? डेफिनेटिव केयर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इन द वार्ड।
फेज़ 3 में क्या आएगा? रिहेबिलिटेशन। तो फेज़ 1 हो गया, फेज़ 1 इमरजेंसी केयर एट द सीन ऑफ एक्सीडेंट और इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। फेज़ 2 में क्या हुआ? डेफिनेटिव केयर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इन द वार्ड। तो थर्ड आ गया आपका रिहेबिलिटेशन। ठीक है, सबसे पहले मतलब आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में केयर होगी, है ना, वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुँच गया या पेशेंट को पहुँचा दिया। उसके बाद डेफिनेटिव केयर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा जो भी पेशेंट होगा उसका, या वार्ड में। उसका थर्ड फेज़ आता है रिहेबिलिटेशन। उसके बाद रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ 1 क्या होगा? अर्ली मैनेजमेंट, ABCD, देन असेसमेंट ऑफ स्पाइनल इंजरीज। द स्पाइनल immobilization until the patient has been resuscitated and other life-threatening injuries have been identified and treated. Immobilization is abandoned only when spinal injury has been excluded by clinical and radiological assessment. ठीक है, quadruple immobilization, backboard, sandbags, forehead step, semi rigid collar, है ना, स्कूप स्ट्रेचर, स्पाइन बोर्ड, लॉबल, ये सब यहाँ पे यूज होता है। फेज 2 में क्या होगा? डेफिनेटिव केयर। द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू अवॉइड द एनी डिटीरियोरेशन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस टू अचीव स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन बाई कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव मेथड्स टू रिहेबिलिटेट द पैरालाइज्ड पेशेंट टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सीडेंट। चलिए अब इसमें थोड़ा ही बचा है, इसको कवर कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, रिडक्शन इज अचीव्ड बाय स्कल ट्रैक्शन अप्लाइड, है ना। जो रिडक्शन होगा वो कैसे होगा? स्कल ट्रैक्शन लगा के करते हैं। थ्रू स्कल कैलिपर्स, Crutchfield tongs, a weight of up to 10 kg is applied and chest check X-ray taken every 12 hours, है ना। Also, a close watch is kept on the patient's neurological status because it is possible to damage the spinal cord or the medulla by injudicious traction, है ना। When it is confirmed on X-ray that reduction has been achieved, light traction is continued for 6 weeks. This is followed by immobilization of the neck in a molded POP cast or a plastic collar. In about 3 to 4 months, a bony bridge forms between the subluxed vertebra and the spine stabilizes the collar, can then be discarded. Operation this may be particularly required for irreducible subluxation because of locking of the articular process or persistent instability. The operation consists of interbody fusion or fusion of the spinous process and lamina posterior fusion. Internal fixation may be required. ठीक है, अब इसको यहीं ब्रेक करते हैं क्योंकि अभी बहुत लंबा टॉपिक हो जा रहा है आपका, और जो भी इसमें रह गया वो मैं आगे नेक्स्ट अपने उसमें वीडियो में उसको कवर कर दूँगा। ठीक है।